हेलो एवरीवन, सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के लाइव पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिर से 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं डेली 3 बजे बाल विकास के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता हूं, और फिर भी मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को देखो, और आपको यहाँ पर ये सिर्फ़ और सिर्फ यही देखना है कि मैं किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहा हूँ और आपकी पेपर में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ठीक है, इसी चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी होती हैं जो आपकी कंसेप्चुअल होती हैं, उन चीज़ों को मैं साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, और बाकी 30 क्वेश्चंस में से आपके लगभग 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट देख लेते हैं सभी लोगों के। एसके परवीन जी गुड आफ्टरनून, सुनीता जी गुड आफ्टरनून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो मैंने आपको स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत बताया है, और स्टर्नबर्ग ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि बताई है। तो सर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम ही बता रहा है आपको त्रितंत्र। त्रितंत्र का मतलब हो गया सर 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है स्टर्नबर्ग के बुद्धि के सिद्धांत में। कौन कौन सी बुद्धियां हैं सर? वो बुद्धि होती है, आपकी पहली बुद्धि है अवयवी बुद्धि, अवयवी बुद्धि, या ठीक है, दूसरी है आपकी अनुभाविक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, और सर तीसरी होती है संदर्भगत बुद्धि। ठीक है, 3 प्रकार की बुद्धियां आपकी बताई हैं, अवयवी बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और होती है संदर्भगत बुद्धि। ठीक है, या और हम इसको अलग भी कह सकते हैं, जैसे एक तो हमारी अनुभाविक बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, अनुभाविक बुद्धि को हम सृजनात्मक बुद्धि कहेंगे, अनुभाविक बुद्धि को कहेंगे सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, संदर्भगत बुद्धि को हम व्यावहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं, व्यावहारिक बुद्धि, और अवयवी बुद्धि को हम विश्लेषणात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप बता दो इसके अलावा निम्नलिखित में से के अलावा बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसके अलावा किया गया बताइए? सामाजिक के अलावा। बाकी सभी चीजें, अवयवभूत बुद्धि भी होती है, अनुभाविक बुद्धि भी होती है, और संदर्भगत बुद्धि भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। एक बार कमेंट देख लें सभी लोगों के। सुषमा जी गुड आफ्टरनून, लकी शर्मा जी गुड आफ्टरनून, सीमा कौशिक जी गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत मैं आपको कई बार बता चुका हूं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं सर? बेसिकली 7 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली 7 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, लेकिन बाद में इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि और जोड़ दी थी संशोधन करके। ठीक है, कौन कौन सी बुद्धियां हैं मैं आपको बता देता हूं। पहली है भाषाई बुद्धि, फिर है तार्किक या गणितीय बुद्धि, फिर है स्थानिक बुद्धि, फिर है संगीतात्मक बुद्धि, फिर है शारीरिक बुद्धि, इसके बाद है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, फिर है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत पर मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बना रखा है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 2 बुद्धि इन्होंने बाद में जोड़ी थी, वो थी आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है का सिद्धांत पर बल देता है। किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, या फिर शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। तो सर आपको पता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत है वो व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की बुद्धियां होती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। विलक्षण योग्यता का मतलब जो अनेक प्रकार की जो विद्या होती हैं उन्हीं को इन्होंने विलक्षण योग्यता कहा है, ठीक है। जो विभिन्न प्रकार की बुद्धियां व्यक्ति में पाई जाती हैं उन्हीं को हॉवर्ड गार्डनर क्या कहते हैं, विलक्षण योग्यताएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। उदय चंदेल जी गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल, एस के परवीन जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुधांशु जी सी, शालू जी सी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अहाना जी सी। देखो अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाला है, वैसे मोस्टली लोगों ने सीटेट का फॉर्म डाला होगा, लेकिन कुछ लोग एचपी टेट वाले हैं ना, तो उन लोगों ने नहीं डाला है। तो सीटेट का फॉर्म आप जरूर डाला करो, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम होता है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, और उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आसानी से अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर लोगे, ठीक है। नीनू जी गुड आफ्टरनून। सुनीता जी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है, था फा चा ध्वनियां हैं। तो था फा चा ध्वनियां हैं रूपिम, लेखिम, शब्दिम और स्वनिम। तो मैं सर एक चीज आपको बता दूं, सर लेखिम और शब्दिम कोई चीज होती नहीं है, ठीक है। लेखिम और शब्दिम कोई चीज होती नहीं है, आपको आंसर छांटना है रूपिम में से और स्वनिम में से, ठीक है। इन दो में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा राइट होगा। तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है स्वनिम। क्या राइट आंसर है? स्वनिम राइट आंसर है। अब बात आती है कि सर स्वनिम होता क्या है। बात करेंगे कि स्वनिम होता क्या है। तो सर स्वनिम जो होती है आपकी, स्वनिम सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? ध्वनि की। ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे हम स्वनिम कहते हैं। मतलब इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। ऐसी इकाई जिसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे जैसे मान लीजिए आपने लिखा था लिखा आपने, बताओ था का कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ आप निकाल पा रहे हो था का? फा लिख दिया, कोई अर्थ निकाल पा रहे हो? आपने पा लिख दिया, कोई अर्थ निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हो। तो जिसका खुद का कोई अर्थ ना हो, ऐसी ध्वनि जिसका खुद का कोई अर्थ ना हो, वो सारी क्या कहलाती हैं? आपकी स्वनिम कहलाती है। जैसे आपका छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, तो ये सब क्या कहलाती हैं सर? ये स्वनिम कहलाती हैं, जिसका खुद का कोई अर्थ ना हो, और ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बात कर लें सर रूपिम क्या होता है। रूपिम क्या होता है सर? रूपिम जो होते हैं ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसका कोई अर्थ निकले। ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसका कोई अर्थ निकले। सॉरी, ध्वनि का नहीं, शब्द का, सॉरी शब्द का वह छोटा रूप जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? रूपिम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम शब्द ले लेते हैं, कोई भी शब्द ले लिया, जैसे हमने यहाँ लिख दिया रात, ठीक है, रात लिख दिया। तो रात का कोई अर्थ निकल रहा है ना, यहाँ पे रात का अर्थ निकलता है। दिन लिख दिया हमने, अर्थ निकलता है ना इसका। पानी लिख दिया, पानी का भी अर्थ निकलता है ना। तो शब्द का वह छोटे से छोटा रूप जिसका कोई अर्थ निकले वो रूपिम कहलाता है। तो था फा चा इनका कोई अपना खुद का अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इनको हम कहेंगे स्वनिम। क्या कहेंगे सर? स्वनिम कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा, सभी लोग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए। तो लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, या फिर लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। सर ऑब्वियस सी बात है कि जेंडर रूढ़िवादिता से अगर हमें बचना है तो लड़के और लड़कियों को एक साथ लेकर के हमें चलना होगा, एक साथ लेकर के चलना होगा। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए, मेरी आवाज आ पा रही है आपको क्लियर? ओके, आ रही होगी, ठीक है, आ रही होगी, आवाज तो आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हमें लड़के और लड़कियों को एक साथ लेकर के चलना है, ठीक है। और अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली जहां पर बात आ गई, तो सर वहां तो ये बात हो जाएगी ना कि अगर आप अच्छा लड़का कह रहे हो तो इसका मतलब यह है कि जेंडर रूढ़िवादिता आप वहां पर कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हो। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना, मतलब लड़कियां कभी कुश्ती नहीं लड़ सकती, तो सर ये बात तो अब गलत हो गई है। आपको तो पता ही होगा, आपने दंगल मूवी देख ही ली होगी। इसके अलावा आप देखो, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहन करना, मतलब केवल
लड़के ही जोखिम उठा सकते हैं, तो ये भी बात यहाँ पर गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्यालयों में किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नताओं की बात की जा रही है। सर वैयक्तिक भिन्नता क्या स्पष्ट करती है? वैयक्तिक भिन्नता स्पष्ट करती है कि प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि, अपनी क्षमता, अपने शारीरिक भिन्नता में दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है। अब आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, या फिर वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि हमें वैयक्तिक भिन्नताओं का कंसेप्ट अपने एजुकेशन में क्यों लाना पड़ा? हमें यह पता करना था कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है, वो सीखने के योग्य और अयोग्य क्यों है। आखिर कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्या कारण है उसके पीछे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमने क्या किया, अपने विद्यालय में, अपनी शिक्षा में क्या लेकर के आए सर? वैयक्तिक भिन्नता का कंसेप्ट लेकर के आए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक बच्चा एक समान तो होता नहीं है। मतलब कक्षा में प्रत्येक बच्चे की जो योग्यता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो हमें यही पता करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। शिक्षार्थियों में देखो, वैयक्तिक भिन्नता पर फिर से प्रश्न आ गया। वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो सर यहाँ पे ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है हमें अभी। ठीक है, लेकिन हम आगे और पढ़ लेते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन हमें पढ़ने हैं। आगे देखिए, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। तो सर वैयक्तिक भिन्नताओं को आप समाप्त तो नहीं कर सकते, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखिए, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो सर ये तो हमारे समावेशी शिक्षा के अगेंस्ट जा रहा है। समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चा एक समान बच्चे के साथ पढ़े। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। तो सर सभी विद्यार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग होती है। जैसे कुछ बच्चे साइंस में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कुछ बच्चे आर्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स में इंटरेस्ट लेते हैं। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो सभी के लिए हम समान पाठचर्या का अनुगमन करें, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है कि बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन अब कमेंट देख लेते हैं आप लोगों के। निशा जी ए, सुधांशु कुमार जी ए, बिल्कुल सही है। आहना जी 6 का ए, सविता जी ए, अंजना पांडे जी ए, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, पोस्ट को शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पर एक बार पोस्ट को शेयर कर दें। ठीक है, एक बार शेयर जरूर कर दें जिससे कि और भी लोग जुड़ जाएं इस पर आकर के। सुषमा जी ए, और सभी लोग लाइक कर दें, इस पोस्ट को लाइक करें। और जिन लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, जिससे कि मैं जब भी लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको कॉन्फिडेंस तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, जब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको लगता होगा कि सर हाँ अब हम कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जा रही है, किस पर बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो सर देखो, पहला ऑप्शन क्या है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। मतलब देखो, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है सर? मैं आपको एक चीज बताऊं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब यह है कि सर हमें बच्चों का कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करना है। ठीक है, जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनका कंटिन्यूअसली मूल्यांकन करना है। और इसके अलावा हमें बच्चे को केवल एक ही क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं करना है, क्योंकि बच्चा किसी भी क्षेत्र में जो है अच्छा हो सकता है, उसका इंटरेस्ट किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है। जैसे बच्चे के मान लीजिए कि पढ़ाई में अंक कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट किसी
खेल में हो सकता है वो अच्छा खिलाड़ी बन जाए, अच्छा संगीतकार बन जाए, या अच्छा कोई डांसर बन जाए। तो सभी चीज़ों की जो प्रतिभा है उनको हमें देखना है। मतलब कैसे देखोगे आप? मूल्यांकन करके जो देखोगे। आपने बच्चे से कहा कि गाना गाओ, बच्चा गाना गाएगा, आपने मूल्यांकन किया, उस बच्चे ने अच्छा गाना गाया, तो आप क्या करोगे? उसको सपोर्ट करोगे आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर यह है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना। तो सर केवल परीक्षण करना ये इतना एनफ नहीं है। आगे देखते हैं, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बी लग रहा है। ए भी यहां तक आपको लग सकता है कि ए इसका राइट आंसर हो, लेकिन आप ए और बी में देखिए, सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, फिर उसको सुधारा जाए। मतलब पहले इन्होंने अवलोकन किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको सुधारा। तो ये चीज सबसे बेस्ट है और ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। और बाकी देखिए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। निशा जी, शालू जी, अर्पणा जी, अंजना जी, आहाना ठाकुर जी, अंकुर जी, सुषमा शर्मा जी। सुषमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आगे देखिए, विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन की बात की जा रही है। तो ये क्या करता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। निगेटिव है, हटा दो इसको, ये नहीं हो सकता। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। तो बाधा उत्पन्न करना है, ये भी आपका नहीं हो सकता। आगे देखो, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए लापरवाह ऑप्शन आ रहा है, तो लापरवाह वाला भी निगेटिव है। तो ये सब तीन ऑप्शन हट गए आपके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आप थोड़ा सा भी, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो आप ऑप्शन को कर सकते हो। ठीक है, सीटेट बहुत ज़्यादा आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करता है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, या फिर सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, या फिर सीखने की कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में, या फिर थॉर्नडाइक का तत्परता नियम। अब देखो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सभी ऑप्शन आपको सेम लग रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हमें कैसे एलिमिनेट करना है? अब यहाँ पे देखो, सीखने की तत्परता की बात की जा रही है। सीखने की तत्परता सिद्धांत की बात नहीं की जा रही है, केवल सीखने की तत्परता की बात की जा रही है। तो सर आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि शिक्षार्थियों की सामान्य योग्यता को मतलब स्तर की ओर संकेत करती है। तो सामान्य योग्यता की ओर संकेत नहीं कर सकती, क्योंकि सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट योग्यता की ओर भी संकेत करेगी। तो केवल सामान्य योग्यता की ओर संकेत करे तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने में, मतलब बच्चे ने कितना जो सीखा है वो किस प्रकार सीखा है, उसको उसकी प्रकृति को संतुष्ट करने में। सर यहाँ पे तत्परता की बात की जा रही है। तत्परता का मतलब ये है कि वो उस कार्य को कितनी मतलब उसके अंदर कितनी उत्तेजना है उस कार्य को सीखने के लिए। तो यहाँ पे संतुष्ट करने की कोई बात ही नहीं है। तो और थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, यहाँ पे कोई नियम की बात नहीं की गई है। सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा बिल्कुल। सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, मतलब जो बच्चे से मतलब विद्यार्थी हैं, वो बच्चे किसी भी चीज को सीख रहे हैं तो उनका संज्ञानात्मक स्तर क्या कह रहा है, क्या वो उस चीज को सीखने के लिए उत्सुक है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा। तो देखिए, आप एक चीज ध्यान रखना, आप एक आदर्श शिक्षक की तरह आप जब ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। देखते हैं, चलिए। देखो, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पर सर इन्होंने बात क्या कर दी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे एक तरीके से मतलब ये थोड़ा सा भेदभाव वाली बात हो गई। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, तो इस तरीके से ना बच्चे थोड़ा सा अंदर से फील करेंगे कि वो अन्य बच्चों से अलग हैं। जब पहिया कुर्सी वाले बच्चों की बात कर दी तो उन बच्चों के अंदर ये आएगा कि वो सामान्य बच्चों से अलग हैं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
ठीक है, एक आदर्श शिक्षक के तौर पर अगर आप सोचें तो। इसके अलावा देखो, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। सर यहाँ पर फिर से इन्होंने क्या बात कर दी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे। तो ये अगर इस तरीके से कहेंगे तब भी बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग समझेंगे। तो हमें बच्चों को ये फील नहीं कराना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, तो ये ऑप्शन सर बिल्कुल सही है। यहां पर किसी भी तरीके की भेदभाव की बात नहीं की जा रही है, और मोहन को वो खेलने के लिए प्रोत्साहन कर रही हैं। ठीक है, मोहन को खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग जो है ये समझते हैं कि विकलांग बच्चे खेल नहीं सकते या कुछ भी, मतलब कि आप खेलने लायक नहीं हो। तो इस तरीके से हमें विकलांग बच्चों से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे बेस्ट है। पोलियोग्रस्त बच्चे, देखो यहाँ पे फिर से पोलियोग्रस्त वाली बात आ गई, जहां पर अब जैसे मान लो कोई बच्चा कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, कोई बच्चा मान लीजिए बोल नहीं सकता, तो आप क्या उसको गूंगा कह करके बुलाओगे? तो यहां पर वही बात होगी ना, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे की बात कर दी इन्होंने। यहाँ पे बोल दिया पहिया कुर्सी वाले बच्चे बोल दिया, यहाँ पे पोलियोग्रस्त बच्चे बोल दिए। तो हमें इस तरीके से बच्चों को नहीं बोलना है अपनी कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखिए, के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो यहां पर सर ऑप्शन नंबर डी सही है, सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। क्योंकि सांस्कृतिक कारक क्या करता है, हमारे विकास में सहायता करता है। ठीक है, विकास में सहायता करता है, ये अधिगम में बाधा नहीं बनता। अधिगम में बाधा या अधिगम में अक्षमता कौन उत्पन्न कर सकता है? सेरेब्रल डिस्फंक्शन। सेरेब्रल का मतलब होता है कि ये मस्तिष्क से संबंधित कोई आपका विकार है। तो अगर किसी बच्चे के मस्तिष्क में विकार होगा तो ये आपका, उसको हम कहते हैं सेरेब्रल डिस्फंक्शन। तो ये आपके अधिगम में अक्षमता उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे देखिए, संवेगात्मक विघ्न। संवेगात्मक विघ्न भी बच्चों के अधिगम में अक्षमता उत्पन्न करेगा, क्योंकि संवेगात्मक रूप से बच्चा अगर स्थिर नहीं है तब भी वो क्या होगा, अधिगम में अक्षमता उत्पन्न करेगा। व्यवहारगत विघ्न, व्यवहारगत विघ्न भी क्या करता है, अधिगम में अक्षमता उत्पन्न करता है, सांस्कृतिक कारक नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार कमेंट देख लेते हैं आपके। सरिता जी, शालू जी, सुधांशु जी, सविता जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैं ये गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये सारे वीडियो देख लोगे ना तो आपके, आराम से बता रहा हूं कि 30 में से 28 क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं गए हैं। 30 में से 28 मार्क्स आपके आएंगे, आराम से ले जाओगे बिल्कुल। बस आपको देखना यह है कि किस तरीके से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय। अब समावेशी की बात आ गई तो माइंड में ये रखना है कि सभी बच्चे को हमें एक साथ शिक्षा देनी है। ठीक है, अब देखो, शिक्षार्थियों की क्षमता परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो सर यहाँ पे बात क्या कर दी, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना। तो शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि शिक्षार्थियों की जो क्षमता होती है, जैसे मान लीजिए कोई विकलांग है या कुछ भी है, उनको ना देखो और सभी को एक साथ शिक्षा दो। तो सर ये ऑप्शन आपका क्या है, सही हो सकता है, लेकिन हम अभी आगे पढ़ेंगे। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है, तो सर अंतर करने वाली बात आ गई, इसको हटा दो। ठीक है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। नहीं सर, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों को नहीं, वो सभी को एक साथ, सभी जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी, सभी को एक साथ लेकर के चलती है समावेशी विद्यालय। केवल विशेष रूप से योग्य बच्चों के लिए नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार, मतलब यहां पर तो वही बात होगी ना कि एक तरीके से जो विकलांग बच्चा है भाई, उसके लिए अलग से हम शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। तो यही बात हो गई कि शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। ऐसा नहीं है, समावेशी विद्यालय में प्रत्येक बच्चा जो होता है वो समान होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो होता है आपका समान होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमता परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। मतलब समावेशी विद्यालय ये नहीं देखता है कि कौन सा बच्चा विकलांग है, कौन सा बच्चा मूक बधिर है या किस तरीके का बच्चा है, वो सभी बच्चों को समान शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, डी सही नहीं होगा। डी आप किस तरीके से बोल रहे हो? डी में तो यहाँ पे क्या बात कर दी है, यहाँ पर डी में ये कह रहा है कि शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है। मतलब
शिक्षार्थियों को निर्योग्यता का मतलब वही हो गया कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए अलग शिक्षा देना, जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए अलग शिक्षा देना, तो ऐसा नहीं होता सर। समावेशी विद्यालय में सभी को एक साथ शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट था। प्रतिभाशील शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो सर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ये हम चीज नहीं कह सकते, क्योंकि अधिगम निर्योग्यता कब आ जाए, किस तरीके से आ जाए, कुछ नहीं पता रहता। तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, हाँ शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, लेकिन आप ये देखो इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर सर देखेंगे कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं उनको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नहीं, सी कैसे हो जाएगा? सी मैंने ये कहा था कि हो सकता है, लेकिन आप ये देखो ना कि इन तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन है, इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। अच्छा मॉडल बनना दूसरों के लिए, ये अच्छा रहेगा, या फिर उन्हें एक ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सी कैसे कर दिया आपने? मतलब प्रतिभाशील विद्यार्थी केवल मॉडल बनने के लिए होते हैं, ऐसा तो नहीं है। शालू जी, सतपाल जी ए, बिल्कुल जी लोग सही आंसर दे रहे हैं। सुषमा जी सही आंसर दे रही हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, केवल मॉडल बनना ये कोई प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उनकी निशानी नहीं होती है। केवल आप मॉडल बना रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना। बिंदिया रानी जी, सुधांशु कुमार जी ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। के कारण प्रतिभाशीलता प्रभावित होती है। देखो यहाँ पे प्रतिभाशीलता से क्वेश्चन कई सारे आ गए हैं, तो किसके कारण प्रतिभाशीलता प्रभावित होती है, बताइए किसके कारण प्रतिभाशीलता प्रभावित होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने सर आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑप्शन में आनुवांशिकता और वातावरण इन दोनों का जिक्र हो जाए एक साथ, तो सर वही ऑप्शन राइट होता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अपने जितने भी वीडियो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उन सभी मैंने ये बताया कि केवल आनुवांशिकता नहीं होगी, केवल वातावरण नहीं होगा, अगर दोनों आ रहे हैं तो वही ऑप्शन आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के कारण प्रतिभाशीलता क्या होती है सर? प्रभावित होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निशा जी, शालू जी, पवन जी, सुषमा जी, बिस्मा जी, लता जी, रंजू जी, सतपाल जी, मंजू जी। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, बताइए। अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, तो निष्क्रिय रूप से सुनना सर हो गया निगेटिव, हटा दो इसको। आगे देखो, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सर निरंतर गृह कार्य देना भी सही नहीं होता है, इसको भी आप हटा दो। ठीक है, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य देना, तो ये भी नहीं हो सकता सर, इसको भी हटा दो। अब आप देखो, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कुछ चीजें शिक्षार्थियों पर छोड़ दो, वो किस प्रकार से सीखते हैं उनको सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना, सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना। तो ऑप्शन नंबर सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सरिता शर्मा जी 15 का डी बिल्कुल सही है। लतू शर्मा जी डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी, अंजना जी, रंजू जी, शालू जी, आहाना जी, प्रियंका जी, शालिनी जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब आप देखो सर, यहाँ पे एक चीज आ गई, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकता है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया और डिसफेजिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो सर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, डिसकैल्कुलिया हो नहीं सकता, डिसलेक्सिया हो नहीं सकता। आपको पता है डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से संबंधित होता है, डिसकैल्कुलिया होता है वो आपके गणितीय विकार से संबंधित होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे जो डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया सर ये होता है आपका मस्तिष्क विकार। क्या होता है सर? ये मस्तिष्क विकार संबंधित होता है डिस्फेजिया। ठीक है, अब आप देखो हम बात करेंगे डिस्प्रेक्सिया की। डिस्प्रेक्सिया सर कहीं कहीं पर ना, मैं आपको बताऊं, डिस्प्रेक्सिया जो है कहीं कहीं पर अगर आपका लिखने संबंधित विकार भी होता है। डिस्प्रेक्सिया को हम लिखने संबंधित विकार भी कहते हैं, और इसको हम गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सर? डिस्प्रेक्सिया होता क्या है मैं आपको बताऊं। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है सर, जो हाथ की मांसपेशियां होती हैं, हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती, सही तरीके से हाथ जो है उसमें अकड़न सी आ जाती है, और बच्चा जो है सही तरीके से पेंसिल को, अपने पेन को पकड़ नहीं पाता। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, उसका जो पूरा हाथ होता है वो, उसके जो अंग होते हैं, कुछ कुछ अंग उसके काम नहीं कर पाते। अब मतलब उसका हाथ का मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब हाथ का मूवमेंट नहीं होगा तो सर उसे हम क्या कहेंगे? गतिक कौशल तो कहेंगे, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता तो कहेंगे। गतिक कौशल का मतलब क्या होता है? हाथ पैर जिसके सही से गति करें, सही से हाथ पैर गति करें, वो होगा गतिक कौशल। ठीक है, अच्छा होगा। अगर हाथ पैर सही से गति नहीं कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता। और सर एक चीज यहां पे मैंने आपको और भी बता रहा हूं कि डिस्प्रेक्सिया जो होती है वो लिखने से संबंधित अक्षमता भी होती है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, गतिक कौशल और लिखने से संबंधित अक्षमता। क्यों सर? क्योंकि जब हाथ चलेगा ही नहीं तो बच्चा लिखेगा कैसे? इसीलिए डिस्प्रेक्सिया को हम लिखने से संबंधित अक्षमता भी कह देते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सब लोग इसको नोट कर लेंगे, माइंड में रखेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अधिगम निर्योग्यता, फिर देखो अधिगम निर्योग्यता पे बात आ गई। अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है। स्थिर मतलब एक बार किसी बच्चे के अंदर अधिगम निर्योग्यता आ गई तो कभी चेंज नहीं होगी, कभी खत्म ही नहीं हो सकती। सर ये तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए उसके अंदर अधिगम निर्योग्यता है तो उसको प्रॉपर प्रशिक्षण द्वारा और उसको काउंसलिंग द्वारा उसकी अधिगम निर्योग्यता को दूर किया जा सकता है। तो सर स्थिर अवस्था तो नहीं है अधिगम निर्योग्यता, एक चर अवस्था है। चर अवस्था, हाँ बिल्कुल सर। चर अवस्था का मतलब क्या होता है सर? चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब वो चीज होता है कि ऐसी वस्तु जो बार बार बदल सके। ठीक है, उसको हम चर कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जो बदल सके उसको हम क्या कहते हैं सर? चर कहते हैं। अब देखो एक चर अवस्था है, हाँ अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था है। क्यों? क्योंकि अधिगम निर्योग्यता को हम खत्म भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चा अभी मान लीजिए अधिगम उसको सही से नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी जो है उसके अंदर अधिगम निर्योग्यता बैठी रहेगी। वो उस बच्चे को सही भी किया जा सकता है, उसकी अधिगम निर्योग्यता को खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। सी देखिए, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, तो ये तो हटा ही दो, ये तो सही नहीं है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता, ये भी हटा दो, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। चर अवस्था है। चर का मतलब क्या होता है सर? जो चीज बदली जा सके। तो अधिगम निर्योग्यता को हम बदल सकते हैं। आपने देखा भी होगा बच्चा जो है, कुछ बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग में देखा होगा कि सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन बाद में बच्चे का दिमाग में परिवर्तन हो जाता है या कुछ भी होता है, उसको अच्छा प्रशिक्षण जब दिया जाता है तो वो उसके अंदर की अधिगम निर्योग्यता दूर हो जाती है। ठीक है, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अंजना पांडे जी, अहाना जी, सरिता जी, शालू जी, निशा जी, बिंदिया जी, लतू जी, प्रियंका जी, कृतिका जी, रीना जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अब सर यहाँ पर बात कर दी गई है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण बता दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपको समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण बता दे रहा हूं, वो आप नोट कर लेना, नोट कर लो या फिर कुछ भी, या आप लर्न कर लो इन चीजों को। तो पहला जो चरण होता है समस्या समाधान का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आया आपके पेपर में, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको चाहो तो लिख लेना। देखो पहला चरण जो होता है समस्या समाधान का, वो होता है सर समस्या का चयन। समस्या का चयन, ठीक है, समस्या का चयन, या इसको हम कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, समस्या का चयन या प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, पहला। दूसरा चरण जो होता है सर विभिन्न चरों की व्याख्या। विभिन्न चरों की व्याख्या। ठीक है, मैं तो लिख रहा हूं उल्टा सीधा, लेकिन आप सही से लिख लेना। ठीक है, मेरा पेन सही से वर्क नहीं कर रहा है। तीसरा होता है सर परिकल्पनाओं का निर्माण। परिकल्पनाओं का
निर्माण, परिकल्पनाओं का निर्माण। ये एकदम से क्रम से नोट करना है, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। समस्या का चयन या उसको हम प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं, फिर विभिन्न चरों की व्याख्या, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण, फिर चौथा चरण जो होता है सर प्रदत्तों का संग्रह, मतलब डाटा का संग्रह, डाटा कलेक्शन, डाटा का संग्रह, डाटा को हिंदी में कहते हैं प्रदत्त, ठीक है। फिर फिफ्थ ऑप्शन जो होता है सर आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। और सिक्स जो होता है सर परिणामों की व्याख्या, परिणामों की व्याख्या, ठीक है, परिणामों की व्याख्या। और सर सेवेंथ जो होता है वो आपका होता है परिणामों का निष्कर्ष, परिणामों का निष्कर्ष या फिर सत्यापन, निष्कर्ष तथा सत्यापन। अभी मैं आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दोबारा से। पहला जो है समस्या का चयन या प्रस्तुतिकरण, दूसरा है आपका विभिन्न चरों की व्याख्या, तीसरा है परिकल्पनाओं का निर्माण, चौथा है प्रदत्तों का संग्रह या डाटा का संग्रह, डाटा कलेक्शन, ठीक है, पांचवा है आंकड़ों का विश्लेषण, छठा है परिणामों की व्याख्या और सातवां होता है सर परिणामों का निष्कर्ष या सत्यापन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप यहां पे देख लेते हैं कि इसमें के अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है, तो सर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना ये नहीं होता, समस्या का पहचान करना ये होता है, संभावित युक्तियों को खोजना। अब युक्तियों को खोजने का मतलब क्या है, डाटा का संग्रह करना, ठीक है, डाटा का संग्रह करना। फिर परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा का मतलब सर यहाँ पे क्या हो गया, परिणामों का निष्कर्ष और सत्यापन करना, ठीक है, ये चीज आपकी हो गई। तो बी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। शालिनी जी बी, सरिता जी बी, द्रौपद कुमार जी बी, अनूप ठाकुर जी बी, रीना यादव जी बी, सुधांशु कुमार जी बी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना, कैसे भी आप याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए एक गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। क्या ये सही है? ये ऑप्शन सही हो सकता है? सर नहीं, भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। त्रुटियां कभी भी भूल नहीं होती सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बच्चे तो त्रुटियां करते हैं, त्रुटियां कभी भी भूल नहीं होती, ये चीज ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए तो हटा ही दो। आगे देखो, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ये भी आपका गलत है। मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं क्वेश्चन, तो पहले जब मैंने क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षार्थी जो गलती करते हैं ना, तो उस गलती से होता क्या है, जो शिक्षार्थी की गलतियां होती हैं वो उनके अधिगम में सुधार करने का एक तरीका होती है। गलती कोई शिक्षक चेक करता है कि कहाँ गलती कर रहा है, फिर शिक्षक ये चेक करता है कि गलती क्यों की जा रही है, फिर वो अपनी शिक्षण विधि में चेंज करके बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो गलतियां जो होती हैं एक तरीके से असफलता या सफलता का कोई भी तरीका नहीं होता है। आगे देखो, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, ये आपका सही हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है कि अगर कोई शिक्षार्थी गलती कर रहा हो तो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब यह है, इसका यहाँ पे मतलब कहने का ये हो जाएगा कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है उसको बोलने दो, चाहे वो गलत बोल रहा हो, ठीक है। अगर संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो विचारों को, जैसे मान लीजिए आपने बच्चे से कहा कि आप जो है किसी भी प्रश्न का उत्तर दो, बच्चा खड़ा होकर के उत्तर दे रहा है। अब जैसे ही वो संप्रेषित अपने उत्तर को संप्रेषित कर रहा है, आपने बीच में ही टोक दिया कि नहीं आप गलत हो, नीचे बैठो, तो ये चीज गलत हो गई ना। तो संप्रेषित करने की जब वो कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, जैसा बोल रहा है उसको वैसा बोलने दो एक बार, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहां पर भी जो है व्याख्यान पर अधिक ध्यान नहीं, व्याख्यान के साथ साथ उसको यह भी देखना चाहिए कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे के व्याख्यान पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछते रहने चाहिए। तो ठीक है, तो यहां पे सबसे बेस्ट जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन नंबर सबसे बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। सभी लोग एक बार इस पोस्ट को लाइक जरूर कर दें और जिन लोगों ने भी अभी इस पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लें। सभी लोग एक बार प्लीज इस पोस्ट को लाइक कर दें और जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लें।
फॉलो करने के साथ साथ इस पेज को आप लाइक भी जरूर कर दिया करिए, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करिए। फॉलो तो आप करते ही हो, साथ साथ में लाइक कर दिया करिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले वो क्या हो जाती है, अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आत्मविश्वासी नहीं हो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तैयारी करके जाते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास भी होता है, लेकिन जब जैसे ही वो कह सकते हैं हम कि युद्ध की भूमि में जाते हैं, जैसे ही परीक्षा उनके सामने आती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। आते हुए भी जो है सब चीज वो गलत कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता कि वह आत्मविश्वासी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ये हो सकता है। चलिए हम आगे देखते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर हैं वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हैं। और देखते हैं, शायद वे अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो सर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ऑब्वियस सी बात है, वो जो है संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसके सामने परीक्षा आती है तो उसके संवेग जो हैं अस्थिर हो जाते हैं, अपने संवेगों को वो काबू नहीं कर पाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे बेस्ट है। वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। सर ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल 20 का डी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। वंदना जी, प्रियंका जी, सरिता जी, रिया जी, शालिनी जी, अंजना जी, सुषमा जी, द्रौपद जी, शालू जी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जा सकती है? सर बात की जा रही है सूचना का विश्लेषण करना, ठीक है। अब विश्लेषण कैसे किया जाता है? विश्लेषण का मतलब क्या होता है? सर विश्लेषण का मतलब होता है तुलना करना। क्या मतलब होता है? तुलना करना किसी भी चीज से। भाई किसी भी चीज का विश्लेषण करोगे तो तुलना करके करोगे, ठीक है। उसको छोटे छोटे भागों में बांटना, छोटे छोटे भागों में तोड़ करके उसका अध्ययन करना, या फिर किसी भी चीज से अंतर करना। देखो तुलना कैसे करोगे? तुलना जब कैसे की जाती है बताओ? तुलना की जाती है जब आप किन्हीं दो चीजों के मध्य में अंतर देखते हो कि इन दोनों चीजों के बीच में अंतर क्या है, तभी तुलना की जाती है। तो तुलना, विश्लेषण का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना की जाती है सर किसके द्वारा? अंतर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पहचान करना ये नहीं होगा, वर्णन करना भी नहीं होगा, वर्गीकृत करना भी नहीं होगा। विश्लेषण का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना करने में सहायक होता है आपका अंतर, किसी भी दो चीजों के बीच में अंतर देखना, ठीक है। 21 का बी, बिल्कुल। वंदना कुमारी जी, सुषमा जी, हेमलता जी, सरिता जी, शालिनी जी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी पढ़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। सर ये काम बच्चा, अगर बच्चा अपने आप किसी भी चीज को कार्य कर रहा है, अपने आप पढ़ने में आनंदित हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अभिप्रेरणा सर दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा मैं आपको बता दूं दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा सर जो होती है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है सर, वो व्यक्ति के अंदर स्वयं उत्पन्न होती है, ठीक है। किसी भी दृश्य को देख करके, किसी भी चीज को देख करके, या कोई व्यक्ति अपने मॉडल को अनुसरण कर रहा है। जैसे बहुत से लोग जो है एपीजे अब्दुल कलाम को अपना मॉडल मानते हैं, उनके कदमों पर चलते हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं को देख करके उनके अंदर आंतरिक जो है अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है वो
सबसे अधिक स्थायी होती है। अगर कोई बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तो उसकी जो अभिप्रेरणा रहेगी वो स्थायी रहेगी। एक होती है सर बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य प्रेरणा का मतलब ये होता है कि बच्चे को आपने टॉफी दे दी, बच्चे को आपने पुरस्कार दे करके कोई काम करा दिया, तो वो आपकी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ये जो अभिप्रेरणा होती है बाह्य वाली, ये अस्थायी होती है। क्या होती है सर? अस्थायी होती है। कुछ समय के बाद में जब पुरस्कार नहीं मिलता तो समय के साथ ये खत्म हो जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सबके कमेंट देख लेते हैं एक बार। भारती वैद्य, द्रौपद जी, वंदना जी, आहाना जी, रंजू जी, मिट्टू जी, राजकुमार जी, प्रियंका ठाकुर जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोजन करने की अनुमति दे दी जाए, खोजन मतलब खोज करने की अनुमति दे दी जाए, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें हतोत्साहित किया जा सकता है, तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा खाली स्थान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? पढ़ लेते हैं ऑप्शन। अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने में, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। ठीक है, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए राइट होगा। ठीक है, बाकी देखो कक्षा के साथ संबद्ध होने में ये हो नहीं सकता, अव्यवस्था फैलाने में ये भी आपका सही नहीं होगा, शक्तियों का उपयोग करने में तो इतने शक्तिशाली नहीं होते कि वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकें। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे बेस्ट है। ठीक है, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको मतलब उनसे हंस कर के बात करोगे, ठीक है, प्यार से बात करोगे, तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी उन्हें हतोत्साहित कर दो, कुछ उल्टा सीधा बोल दो, तो वो जो है बहुत जल्दी से एक तरीके से नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो अपनी उपेक्षा को कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, या विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता करने के लिए, या शिक्षार्थियों को यह बताने के लिए अपने जीवन में सुधार कैसे कर सकते हैं, या फिर निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास को करने में। तो यहाँ पे देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से? सबसे बेस्ट ऑप्शन सर यह है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के बारे में। ठीक है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को। अच्छा, कोई शिक्षक किसी बुद्धि क्यों पढ़ता है, विकास को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए? क्योंकि जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनकी बुद्धि जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है, उनका विकास जो होता है वो विकसित जो होते हैं वो अलग अलग रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर जैसे मान लीजिए आपको शिक्षक हो, आप किसी कक्षा में जा रहे हो, तो आपको कई प्रकार के बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा, कोई बच्चा पढ़ने में एवरेज होगा, कोई बच्चा वीक होगा। तो आपको क्या करना है, उन्हीं को समझना है कि इस बच्चे जो वीक बच्चा है वो आखिर वीक क्यों है, क्या कमी रह गई है। तो उसी के बारे में स्पष्टता करने के लिए जो है बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ये तो गलत बात हो जाएगी। ठीक है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखो, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अप्रभावित होना ये निगेटिव है। एक निश्चित तरीके से सीखते हैं शिक्षार्थी, जरूरी नहीं है कि एक निश्चित तरीके से सीखें, क्योंकि तरीके जो हैं सीखने के कई सारे हो सकते हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। खेलना आपका संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ आपके सामाजिक दक्षता के लिए भी क्या होता है, सार्थक होता है। तो 25 का सी ऑप्शन राइट होगा। शालिनी ठाकुर जी, दीपा कश्यप जी, सुधांशु जी, वंदना जी, सरिता जी, सुषमा जी, हेमलता जी, जन्मेश जी, द्रौपद जी, शालू जी, निशा जी, लतू जी, आहाना जी, रंजू जी, भारती जी और लविंग सोनू बंधु केशव जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सर ये तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वातावरण और आनुवांशिकता एक साथ परिचालित होते हैं और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पर एक साथ प्रभाव डालते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया, जो वास्तविक विकास होता है वो आनुवांशिकता से होता है सर, सॉरी, वास्तविक विकास जो होता है आपके वातावरण से होता है, ठीक है, वास्तविक विकास किससे होता है सर, वातावरण से होता है, और आपका जो सहज रुझान होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। यहाँ पर इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, तो ये भी सर गलत है। आनुवांशिकता और वातावरण में से जो वातावरण का योगदान होता है वो सर्वाधिक होता है, जबकि आनुवांशिकता का इतना योगदान नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बचा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नहीं, आप लोग डी आंसर कैसे दे रहे हो, डी कैसे हो जाएगा इसमें, डी तो हो ही नहीं सकता ना। आनुवांशिकता और वातावरण का 50-50% योगदान, ये तो नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि देखो आनुवांशिकता इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। जब बच्चा इस समाज में आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो वातावरण जो होता है, वातावरण उस पर क्या करता है, बच्चे पर अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, वातावरण ही बच्चे को अगर चाहे तो कुछ भी एक अच्छा आदमी, एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है। ठीक है, तो वातावरण का योगदान जो है वो सर्वाधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, सामाजीकरण है, सामाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो यहाँ पे अगर हम सामाजिकरण की बात करें तो सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी सही होगा सर। ठीक है, क्या सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों और आदर्शों का पालन करना सिखाती है। ठीक है, आदर्शों के साथ अनुकूलन करना सिखाती है। तो समाज के मानदंडों के साथ जो चल रहा है, समाज के मानदंडों को जो फॉलो कर रहा है, उनका पालन कर रहा है, वही चीज़ सर क्या है, सामाजिकरण कहलाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। अब सर यहाँ पर जो है क्षेत्र रक्षण की बात आ गई। क्षेत्र रक्षण ये कौन सा वर्ड आ गया, तो सर क्षेत्र रक्षण को मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है फील्डिंग करना। क्या मतलब होता है सर, फील्डिंग करना मतलब होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में लोग फील्डिंग करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं। तो यही चीज़ है कि एक जो पीटी खेल शिक्षक है क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों की फील्डिंग को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी, बताइए कौन सी युक्ति सर्वाधिक सहायक होगी। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता के दर के पीछे तर्क को स्पष्ट करना, या फिर क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे, या फिर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। सर किसकी बात की जा रही है, फील्डिंग की बात की जा रही है। और फील्डिंग अच्छी कब होगी, फील्डिंग कब सुधरेगी, जब आप शिक्षार्थी क्या करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तभी वो फील्डिंग को सुधार सकते हैं। अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं होता है। अगर आप उनको फील्डिंग के बारे में बताओ कि फील्डिंग ऐसे की जाती है, तो यहाँ पर वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इफेक्टिव क्या होगा, अगर खेल की बात की जा रही है तो खेल में सर अभ्यास करना पड़ता है, तो अभ्यास यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होगा। ऑप्शन ले लेते हैं। शालू जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, डी। सविता जी डी, लविंग सोनू जी डी, सुषमा जी डी, सुधांशु जी डी, आहना ठाकुर जी डी, शालिनी जी डी। बिल्कुल ये लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर खेल की बात आए तो खेल में वो भी फील्डिंग की बात की जा रही है, तो फील्डिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि अधिक अभ्यास से ही सुधरेगी। ठीक है, अभी सभी लोग एक बार, जिन लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर दें, और इस पेज को लाइक भी कर दें साथ साथ में। ठीक है, सभी लोग लाइक कर दें। आगे देखिए, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें।
वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर सर बात की जा रही है वाइगोत्स्की के बारे में, ठीक है, वाइगोत्स्की के बारे में बात की जा रही है। एक बार क्वेश्चन और ढंग से पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें, मतलब एक स्थिति की कई प्रकार से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को क्या करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर बताइए सर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, संक्रियाकरण करेंगे या तर्क संगत, कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा? तो सर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे, ठीक है। उन दृष्टिकोणों को क्या करेंगे सर? आत्मसात करेंगे, ठीक है, आत्मसात करेंगे। आत्मसात का मतलब क्या होता है? देखो आत्मसात का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर उतार लेना, ठीक है, अपने अंदर उतार लेना। और अपने अंदर उतारने के सर दो तरीके वाइगोत्स्की ने बताए थे। एक तो बच्चा क्या होता है, यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ दिख रहा होगा। आत्मसात करने के दो तरीके बताए थे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया भी है कि सर वाइगोत्स्की ने बच्चों के आत्मसात करने के दो तरीके बताए हैं। एक तो बताया है कि निजी भाषा, एक होती है उनकी निजी भाषा, कि बच्चे खुद जब अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं तो उसको हम कहते हैं निजी भाषा। निजी भाषा का मतलब सर ये होता है, आपने देखा होगा बच्चे कभी कभी खुद से बातें करते रहते हैं, तो वो खुद से किसी भी चीज को आत्मसात करते हैं। और दूसरी चीज होती है सर सामाजिक अंतःक्रिया। दूसरा आत्मसात करने का तरीका होता है सर सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब ये होता है कि समाज के लोगों से बातचीत करके, समाज के लोगों से अंतःक्रिया करके कुछ चीजों को वो आत्मसात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा है वो सर आत्मसात पर ही किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया है। तो सर मैंने आपको ये बताया है, स्कीमा के बारे में मैंने आपको बताया था। स्कीमा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने ये बताया था स्कीमा का मतलब होता है सर अवधारणा। क्या मतलब होता है? अवधारणा, या इसका मतलब होता है नॉलेज। अब आप देखो यहाँ पर बात की जा रही है स्कीमा की, तो स्कीमा से पहले मैंने जब आपको पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ाया था तो संज्ञानात्मक सिद्धांत में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, कुछ बेसिक टर्म बताए थे। मैंने बताया था एक होता है अनुकूलन, अनुकूलन के बारे में बताया था। अनुकूलन क्या होता है सर? अनुकूलन क्या चीज होती है? अपने आप को वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है सर? अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। अनुकूलन करने के मैंने दो तरीके बताए थे, समायोजन और क्या बताया था? आत्मसातकरण, ये मैंने आपको बताए थे। अब यहां पर देखो, यहां पर है क्या? अब सीता ने दाल चावल खाना सीख लिया है और जब भी उसे दाल चावल दिए जाते हैं तो वो अपने आप खाने लगती है। मतलब है क्या यहां पर? यहां पर क्या है कि जब भी कोई स्थिति उसके सामने आती है तो उसने क्या किया है? उस स्थिति से अनुकूलन कर लिया है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी बाइक चलाते हो तो जैसे ही आपके सामने कोई भी वाहन आता है तो अपने आप आपके पैर जो है कहां चले जाते हैं? ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक पर चले जाते हैं तो इसका मतलब है क्या? आपने उस स्थिति से अनुकूलन कर लिया है कि जैसे ही आपके सामने कोई रुकावट आएगी आपके पैर तुरंत कहां पर जाएंगे? ब्रेक पर जाएंगे। आपके माइंड में कभी आता है, आप कभी देखते हो कि मुझे ब्रेक लगाना, कभी सोचते हो, वो ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। तो उसका मतलब है क्या कि वहां पर आपने उस चीज से क्या कर लिया है सर? अनुकूलन कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ठीक है। और अनुकूलन करने के मैंने सर दो तरीके बताए थे। कौन कौन से बताए थे? आपके समायोजन बताया था और उसके बाद मैंने आपको बताया था आत्मसातकरण, ठीक है। समायोजन का मतलब, सॉरी पहले हम बताएंगे आत्मसातकरण का मतलब क्या होता है। सर अगर आप पूर्व जानकारी के साथ में किसी भी नई जानकारी को जोड़ रहे हो, पूर्व जानकारी के साथ में किसी भी नई जानकारी को जोड़ रहे हो तो वो कहलाता है आत्मसातकरण। अगर आप पूर्व जानकारी में कोई परिवर्तन कर रहे हो तो वो कहलाता है सर समायोजन, ठीक है। और आपको डिटेल जानना है तो मैं ये पहले बता भी चुका हूं और मेरा इस पर एक वीडियो पड़ा हुआ है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? अनुकूलन आंसर होगा। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। यहाँ पर अनुकूलन का मतलब सीधा सीधा क्या है कि आपके सामने कभी भी वो स्थिति आएगी तो आप जो है वो काम उसी के अकॉर्डिंग करोगे। मतलब आप जो है
पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लोगे। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और आप यहां पर बस, सर एसएसटी क्लास होगी, हाँ एसएसटी क्लास होगी, अभी इस क्लास के जस्ट 15 मिनट बाद आपकी एसएसटी क्लास होगी। प्लीज बस आप मेरा एक काम जरूर कर दो कि जितने भी लोग हो एक बार जाकर के, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी, डीसी टीचर्स अकेडमी, देखो आपका कोई पैसा तो लगेगा नहीं इसमें। डीसी टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल है, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लो। बस मेरी आपसे यही एक निवेदन है कि आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, आपका एक फायदा ये भी हो जाएगा सर कि ये जो वीडियो मैंने फेसबुक पे डाले हैं ये साथ साथ में मैं यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ। तो जब भी कभी आपको रिवीजन करना होगा तो आप रिवीजन कर लोगे, आराम से रिवीजन कर लोगे सर। तो बस यही आपसे निवेदन है कि डीसी टीचर्स अकेडमी को एक बार जाकर के सभी लोग सब्सक्राइब कर दें। देखो आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है और कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना है, जाकर के बस यूट्यूब ऐप में जाकर के सर्च करना है डीसी टीचर्स अकेडमी और जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। सर यही मेरी आपसे थोड़ा सा निवेदन है, बाकी तो सब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपसे इतना सपोर्ट चाहता हूँ, इतना सपोर्ट कर दीजिए बस। ठीक है, डीसी टीचर्स अकेडमी लिखना, स्पेलिंग बता दे रहा हूँ मैं आपको, DC फिर लिखोगे TEACHERSACADEMY, इसको सब्सक्राइब कर देना। और सारी क्लास जो है आपको ये जो जितनी भी आपकी मैं यहाँ करा रहा हूँ सारी क्लास आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सभी को एक सीक्वेंस वाइज आपको मिलेंगी वहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी काल से इसके बाद जो क्लास होगी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की क्विज लेकर के आऊँगा। तो सभी लोग एक बार जाएं, एक बार जाकर के डीसी टीचर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, सभी लोग एक बार जाएं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं ये देखता हूं, बस थोड़ा सा टाइम आप निकाल लो और जाकर के सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, कोई इसमें कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपका कोई चार्ज लग रहा है। ठीक है, आप जाकर के प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाकी आपकी रेगुलर क्लास चलती है, रोज़ चलेगी आपकी 3 बजे, मैं रोज़ लाइव आता हूँ, डेली लाइव आता हूँ। ठीक है, बस इतना सा सपोर्ट आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाकर के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का इस लाइव से जुड़ने के लिए, और सभी लोग एक बार इस पोस्ट को लाइक भी कर दें। और मेरी यही कामना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी टीचर बने, अध्यापक बने। और इस समय का जो दौर चल रहा है कोविड-19 का, तो कोशिश करें कि घर पर ही रह करके आप स्टडी करें। हाँ, पॉलिटी की क्लास आज करवाऊंगा मैं, आहाना जी, पॉलिटी की क्लास करवाऊंगा आज। ठीक है, तो बस आप जाकर के, बस इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है डीसी टीचर्स अकेडमी, उसको सब्सक्राइब करें। और इस पेज को जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें। यूट्यूब पर लाइव मैं इसीलिए नहीं आता हूँ क्योंकि यूट्यूब पर एक तो कम लोग हैं, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग जब ज़्यादा जुड़ोगे तभी तो यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। मैक्सिमम लोग, आप लोग अपने फ्रेंड्स से बोलिए, अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं उनके मोबाइल से लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जो है सब्सक्राइब करवा दीजिए कैसे भी। ठीक है, अभी मैं जस्ट 15 मिनट के बाद मैं आता हूँ लाइव। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।